चाइना का एक ऐसा ग्लोबल गेम जो दुनिया के छोटे देशों की इकोनॉमी और सोवरेनिटी को खतरे में डाल रहा है। चाइना ने 2013 के आसपास एक लोन का जाल बिछाना शुरू किया था, जिसे दुनिया डेब्ट ट्रैप के नाम से जानती है। Chinese financial institutions have poured in hundreds of billions of dollars in loans into finance-starved countries. But 7 years on, these China-funded projects have left many countries with a mountain of debt. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू चाइना ने दुनिया भर के कंट्रीज को अपने कर्ज के नीचे दबाना शुरू किया। 共建一带一路为世界经济增长开辟了新空间。 China's new Silk Road has been touted as one of the most ambitious infrastructure projects ever conceived, one that would dramatically change the landscape of global trade. चाइना की यही आदत थी जिसकी वजह से श्रीलंका बर्बाद हो गया। मालदीव्स और पाकिस्तान जैसे देश भी आज मुश्किल में हैं। जिन कंट्रीज को आईएमएफ नहीं बचा पाता, वो सीधे चाइना के इस ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन अब इंडिया चाइना के इस ट्रैप को काउंटर कर रहा है। इंडिया की हेल्प से श्रीलंका और मालदीव जैसे देश चाइना के इस ट्रैप से बाहर निकल रहे हैं। और अब इंडिया इन कंट्रीज के अलावा अफ्रीकन कंट्रीज में भी चाइना के इस ट्रैप को काउंटर कर रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसे डिटेल में समझते हैं कि आखिर कैसे इंडिया चाइना के इस पार्ट को काउंटर कर रहा है। 2013 में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया, जिसका एम था डेवलपिंग कंट्रीज को बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसे देना। जहां वर्ल्ड बैंक या वेस्टर्न कंट्रीज कभी स्ट्रिक्ट कंडीशन या कम प्रॉफिट होने की वजह से लोन नहीं देते थे, वहां चाइना खुले हाथों बड़ा लोन देने लगा। लेकिन ये लोन कोई चैरिटी नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा डेब्ट ट्रैप था। चाइना का लोन इंटरेस्ट वर्ल्ड बैंक से ज्यादा होता था। वर्ल्ड बैंक अराउंड 1.5 इंटरेस्ट लेता है, जबकि चाइना 2% से ज्यादा चार्ज करता है। और इसके बदले कंट्रीज को अपनी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे पोर्ट्स, माइन या नेचुरल रिसोर्सेज गिरवी रखनी पड़ती थी, और ये सब डील्स लोगों से छुपाई जाती थी। इन लोन्स के टर्म्स भी क्लियर नहीं होते, कंडीशंस हिडन रहती और इंटरेस्ट रेट मार्केट के हिसाब से बढ़ भी सकता था। और अगर कोई कंट्रीज लोन टाइम पे नहीं चुका पाए तो उसको हैवी पेनल्टी लग जाती। आज की डेट में चाइना दुनिया से $35 बिलियन लोन वापस मांग रहा है, जिसमें से $22 बिलियन दुनिया के सबसे गरीब 75 कंट्रीज को देना है, जो वैसे ही मुसीबत में है। एस्टिमेट के हिसाब से डेवलपिंग कंट्रीज का टोटल $1 ट्रिलियन से ज्यादा का लोन चाइना के पास है। आज चाइना एक जेनरस इन्वेस्टर नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा डेब्ट कलेक्टर बन गया है। श्रीलंका का हेम्बनटोटा पोर्ट चाइना के डेब्ट ट्रैप का सबसे मशहूर एग्जाम्पल है। 2007 में श्रीलंका ने इंडियन ओशियन के स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर हेम्बनटोटा पोर्ट बनाने का प्लान बनाया था। पहले इंडिया और अफ्रीका से फंडिंग मांगी गई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि प्रोजेक्ट लॉस मेकिंग लग रहा था। तब चाइना ने मौका देखा और एक्सिम बैंक के थ्रू $301 मिलियन का लोन दे दिया, वो भी 6.3% के हाई इंटरेस्ट पर, जो वर्ल्ड बैंक के रेट से काफी ज्यादा था। 2013 में पोर्ट ऑपरेशनल तो हो गया, लेकिन कभी प्रॉफिटेबल नहीं बना, क्योंकि श्रीलंका के पास इतनी शिपिंग एक्टिविटी ही नहीं थी। धीरे धीरे कर चुकाना मुश्किल हो गया और 2017 तक श्रीलंका को मजबूरन हेम्बनटोटा पोर्ट और उसके आसपास के 15,000 एकड़ जमीन 99 ईयर की लीज पर चाइना को देनी पड़ी। आज ये पोर्ट चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जिसे वो इंडियन ओशियन में अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है। 2022 में श्रीलंका मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस में डूब गया। फ्यूल और फूड की कमी हो गई और लोग सड़कों पर उतर गए। High inflation, shortage of basic essentials and riots are spreading rapidly across the entire country. Yes, we are talking about Sri Lanka. Sri Lanka is facing the worst economic crisis in its history. Their government is running out of foreign reserves. श्रीलंका का एस्टिमेटेड नेशनल डेब्ट लगभग $64.9 बिलियन है, जिसमें से $8 बिलियन सिर्फ चाइना को देना है। इस मुश्किल वक्त में इंडिया ने श्रीलंका को $4 बिलियन की मदद दी, जिसमें क्रेडिट लिंक्स, फ्यूल क्रेडिट और ह्यूमैनिटेरियन एड शामिल थी। इंडिया ने कोलंबो पोर्ट और त्रिंकोमाली ऑयल टैंक्स में भी इन्वेस्ट किया, ताकि ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स चाइना के हाथ न लग जाएं। इंडिया का फोकस रहा कि श्रीलंका अपनी इकोनॉमिक सोवरेनिटी बचाए और चाइना के इन्फ्लुएंस से बचा रहे।
मालदीव भी चाइना के डेब्ट ट्रैप का एक बड़ा एग्जाम्पल है जो इंडियन ओशन में एक क्रूशियल स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर मालदीव ने इंडिया से दुश्मनी तक भी मोल ले ली थी, लेकिन बाद में अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए फिर इंडिया का ही सहारा लेना पड़ा। 2014 में मालदीव ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन किया और उसके बाद में चाइना ने सिनमाले ब्रिज, वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपग्रेड्स और कई हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए मालदीव को बड़े लोन दिए। इन मेगा प्रोजेक्ट की कॉस्ट मालदीव की टूरिज्म बेस्ड छोटी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा था। आज 2024 तक मालदीव पर चाइना का $1.3 बिलियन का कर्ज है, जो उसकी जीडीपी का 20% और टोटल एक्सटर्नल डेब्ट का 40% है। ये लोन हाई इंटरेस्ट और शॉर्ट रीपेमेंट पीरियड के साथ आए, जो मालदीव पर और बोझ बन गए। 2024 में चाइना मालदीव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हुआ, जिसमें मालदीव ने 91% चाइनीज इंपोर्ट पर टैरिफ हटा दिया, जिससे मालदीव की इंपोर्ट ड्यूटी काफी हद तक गिर गई और गवर्नमेंट रिवेन्यू पर डायरेक्ट बुरा असर पड़ा। अगर मालदीव डिफॉल्ट करता है तो उसके स्ट्रेटेजिक आइसलैंड या पोर्ट्स चाइना के कंट्रोल में जा सकते हैं, जो इंडिया और ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। इस सिचुएशन से निकलने के लिए इंडिया ने $750 मिलियन का करेंसी स्वैप किया, जिससे मालदीव अपने इंपोर्ट्स और खर्चे संभाल पाया। साथ ही इंडिया ने ग्रेट मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के थ्रू ब्रिजेस, रोड्स, हॉस्पिटल्स और स्कूल बनाए और मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिफेंस ट्रेनिंग भी स्ट्रॉन्ग की। डिप्लोमेटिक लेवल पर भी इंडिया ने मालदीव की प्रो चाइना गवर्नमेंट से भी रिलेशन बनाए रखे, ताकि मालदीव को चाइना के डेब्ट ट्रैप से बचाया जा सके। और इन सब के साथ अफ्रीका के कई देश आते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी की अफ्रीकन कंट्रीज विजिट की वजह से चाइना सबसे ज्यादा परेशान हुआ। 2000 से 2020 तक चाइना ने अफ्रीका में इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया कि वो फ्रांस और साउथ अफ्रीका जैसे पुराने इन्वेस्टर्स को भी पीछे छोड़ गया। पिछले 20 साल में चाइना ने अफ्रीका में सबसे बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर बनने के लिए $170 बिलियन इन्वेस्ट किया है, मोस्टली BRI के थ्रू। मोम्बासा से नैरोबी तक और आदिस अबाब से जिबूटी तक रेलवे लाइन चाइना ने बनाई है, जो अफ्रीका के पोर्ट्स और फाइनेंशियल हब को कनेक्ट करती है। और इन सब के बदले चाइना का फोकस उन मिनरल्स पर है जो ईवी इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में दुनिया का 80% से ज्यादा कोबाल्ट रिजर्व है और चाइना ने यहाँ बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं ताकि वो ग्लोबल ईवी सप्लाई चेन में टॉप रोल में बना रहे। लेकिन इसके बावजूद अफ्रीकन कंट्रीज अब चाइना से कॉन्शियस हो गई हैं। नाइजर ने चाइना के ऑयल एक्सपोर्ट को सस्पेंड कर दिया। तंजानिया के एक्स प्रेसिडेंट जोंग मैगुफुली ने $10 बिलियन के चाइनीज प्रोजेक्ट को किलर लोन कहकर कैंसिल करने की धमकी दी। जुलाई 2020 में केनियन हाई कोर्ट ने केनिया और चाइना के बीच $3.2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का ऑर्डर दिया। इस तरह घाना ने भी पिछले साल चाइना के साथ $236 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट स्क्रैप कर दिया। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो भी अब एक $6 बिलियन की माइनिंग चाइनीज इन्वेस्टर्स के साथ रिव्यू कर रहा है। 2016 में चाइना ने अफ्रीका में $28.5 बिलियन दिए थे, लेकिन 2022 में ये $1 बिलियन से भी कम हो गया है। चाइना का ओवर एक्सटेंशन का मतलब है कि इंडिया के पास अफ्रीका में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का परफेक्ट मौका है और ऐसे में प्राइम मिनिस्टर की अफ्रीकन विजिट चाइना को काउंटर करने का बेस्ट पार्ट है। प्राइम मिनिस्टर की इस विजिट में घाना, त्रिनिदाद, टोबैगो, अर्जेंटीना और नामीबिया जैसे देश शामिल हैं। अब बात करें घाना की, तो घाना पर चाइना का $3 बिलियन का कर्ज है, जो उसके टोटल एक्सटर्नल डेब्ट का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। IMF के हिसाब से घाना उन टॉप 10 अफ्रीकन कंट्रीज में आता है जो चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंसे हुए हैं। चाइना की नज़र घाना के बॉक्साइट रिजर्व पर है। इस वजह से घाना की गवर्नमेंट और पब्लिक काफ़ी चिंतित है। घाना की इकोनॉमी ऑलरेडी वीक है। इस वजह से 2022 में उसने IMF से $3 बिलियन का बेल आउट लिया, पर चाइना का लोन अब भी एक बड़ा बोझ बना हुआ है। ऐसे में इंडिया ने घाना को इस क्राइसिस से निकालने के लिए मल्टी डायमेंशनल हेल्प दी है। इंडिया और घाना के बीच $3 बिलियन का ट्रेड है। घाना इंडिया के फार्मा एक्सपोर्ट का एक इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है। इंडिया का घाना में 1.2 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है और जुबिली हाउस, कमेंडा शुगर फैक्ट्री और एनमिना फिश प्रोसेसिंग जैसे प्रोजेक्ट इंडिया की मदद से बने हैं। इसके अलावा इंडिया ने घाना के साथ ट्रेड एग्रीमेंट और डिफेंस कॉपरेशन भी स्ट्रॉन्ग किया ताकि चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो सके और घाना अपने रिसोर्स और इकोनॉमी पर फिर से कंट्रोल पा सके। घाना के अलावा नाइजीरिया में इंडियन कंपनीज लगभग $50 बिलियन तक इन्वेस्ट कर रही हैं।
इंडिया नाइजीरिया के साथ साथ इन कई अफ्रीकन कंट्रीज में भी सेम स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है और आज अफ्रीकन यूनियन इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। फिर पाकिस्तान का एग्जाम्पल लें तो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट चाइना के BRI का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो ये पोर्ट भी चाइना के कंट्रोल में जा सकता है। चाइना का आर्गुमेंट ये है कि उसने तब पैसा दिया जब कोई फंडिंग देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन रियलिटी ये है कि ये कर्ज कंट्रीज को इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली डिपेंडेंट बना देते हैं। ये एक तरह की नियो कॉलोनियल स्ट्रेटेजी है जो डेवलपमेंट के नाम पर कंट्रीज पर कंट्रोल जमाती है। इंडिया का अप्रोच हमेशा से ट्रांसपेरेंट, सस्टेनेबल और ह्यूमन सेंटर्ड रहा है। श्रीलंका, मालदीव्स और अफ्रीकन कंट्रीज के केस में भी इंडिया ने कभी कर्ज के जाल में नहीं फंसाया बल्कि उन्हें एम्पावर किया। इंडिया लोकल कम्युनिटीज को मॉडर्न टेक्नोलॉजी और स्किल प्रोवाइड करता है, जैसे एग्रीकल्चर ट्रेनिंग, रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन और IT एजुकेशन, ताकि ये लोग सेल्फ रिलायंट बन सकें और अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कर सकें। इंडिया का लोन्स या इन्वेस्टमेंट हमेशा लो इंटरेस्ट और ग्रांट बेस्ड होते हैं, जिसमें कोई हिडन कंडीशन नहीं होती, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया इन कंट्रीज की पॉलिटिक्स या इंटरनल डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करता, बल्कि इनकी सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करता है और उन्हें अपनी आज़ादी बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही इंडिया ट्रेड, डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी में पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि ये देश चाइना के स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस से बच सकें। इंडिया का मकसद ये है कि ये कंट्रीज सिर्फ इकोनॉमिकली स्टेबल ना बने बल्कि अपनी सोवरेनिटी और कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट कर सकें। आज इंडिया का बढ़ता ग्लोबल इन्फ्लुएंस चाइना के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। इंडिया ना सिर्फ साउथ एशिया में बल्कि अफ्रीका और इंडियन ओशियन रीजन में भी चाइना के डेट ट्रैप स्ट्रेटेजी को ओपनली काउंटर कर रहा है। इसके अलावा एप्पल जैसे बड़ी ग्लोबल कंपनीज इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही है, जो चाइना के इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए एक सीरियस थ्रेट है। इस वजह से चाइना बार बार इंडिया के रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट्स को डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्लो हो सके। आज दुनिया के बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक और वेस्टर्न कंट्रीज ओपनली चाइना के डेट ट्रैप डिप्लोमेसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इंडिया जैसा देश इन छोटे नेशंस को इस जाल से बाहर निकालने में एक की रोल प्ले कर रहा है। इंडिया के इनिशिएटिव जैसे मेक इन इंडिया, क्वाड और इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के थ्रू इंडिया अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को कंटिन्यूअसली स्ट्रॉन्ग बना रहा है, जो चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिक सेटबैक है। तो दोस्तों, आपको इंडिया की इस स्ट्रेटेजी के बारे में क्या लगता है? क्या इंडिया चाइना को पूरी तरह काउंटर कर पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।